कश्मीर में हाल ही में राजौरी में एक टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इस टेररिस्ट अटैक में हमारे आर्मी के जवान और आर्मी के अधिकारियों की शहादत हुई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान ये टेररिस्ट अटैक बार बार आज की डेट में क्यों कर रहा है? और इन टेररिस्ट अटैक से कश्मीर की जो चेंजिंग डायनेमिक्स है टेररिज्म की, उसमें हमें क्या समझ आ रहा है? आज के इस वीडियो में इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2019 में जब से हमने अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट करके हटाया, आर्टिकल 370 को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया, तब से पाकिस्तान के तौर तरीके कश्मीर को लेके बदल गए। हमने सबसे पहले जब आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद एक कॉन्सर्टेड डिप्लोमेटिक अप्रोच के तहत पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट करने की कोशिश करी। हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एक जगह एब्रोगेट किया और साथ में पैरेलली हमने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में आइसोलेट करके ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करी। हम लोगों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक डलवाया, उसमें हम लोग डलवाने में कामयाब भी रहे। इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव आया। दबाव ये आया कि जब पाकिस्तान की FATF में ग्रे लिस्टिंग होने लगी, साथ ही में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, इसके बाद जो पाकिस्तान ने अपने तंजीम बना रखे थे, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनका डायरेक्ट प्रयोग कश्मीर में करने से अब वो हिचकिचाने लगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि यदि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन अब डायरेक्टली अगर कश्मीर में जाएंगे तो भारत उसी को उतना ही ज़्यादा उठाकर पूरी की पूरी ग्लोबल आवाम के सामने रख कर ये बात बताएगा कि मैं एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट हूँ, जो कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई करने की कोशिश करी। इसी रीज़न से 2020 से हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म की स्ट्रेटेजी कश्मीर में बदली। उसने सबसे पहले क्या किया कि 2020, 21 और लगभग 2022 3 साल उसने जो नई अप्रोच अपनाई, उसमें सबसे पहले उसने कुछ नए सेकुलर टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए। इन सेकुलर टेररिस्ट ग्रुप्स का नाम उसने कुछ ऐसा रखा कि जैसे लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट। जैश-ए-मोहम्मद जो था उसी का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और उसका नाम रखा गया पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। इसके साथ साथ गिलानी फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, इन प्रकार के संगठन उसने बनाए। और इन सारे तंजीमों के तहत पाकिस्तान ने कोशिश ये करी 2020, 21, 22 में कि वो एक प्रकार का सेकुलर टेररिज्म का नैरेटिव कश्मीर में चलाए। इस सेकुलर टेररिज्म में वो कहना ये चाहता था कि देखिए, हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट टेररिज्म का कश्मीर में नहीं हो रहा है। कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को हटा देने की वजह से खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं और आज की डेट में वो लोग ही एक तरीके से रिवोल्ट कर रहे हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये दो संगठन जो थे, इन्होंने एक बहुत अग्रेसिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाया, सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों को रेडिकलाइज करने की कश्मीर में कोशिश भी करी। 2022 तक ऐसी परिस्थिति आ गई कि पाकिस्तान को ये समझ आने लगा कि रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उसने ये देखा कि उसकी सेकुलर टेररिज्म की अप्रोच धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, तो 2022 के मिड में पाकिस्तान ने इसी सेकुलर टेररिज्म के साथ एक नई अप्रोच शुरू करी और वो नई अप्रोच का नाम था, उसने हाइब्रिड टेररिज्म स्टार्ट किया। अब हाइब्रिड टेररिज्म में पाकिस्तान ने ये चीज़ करने की कोशिश करी कि रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, गिलानी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ये सारे तंजीमों का प्रयोग करके उसने कश्मीर की आवाम को बोला कि अब आप में से इंडिविजुअली जाकर नॉन लोकल्स को टारगेट करो। हुआ ये कि जब हाइब्रिड टेररिज्म का फेज़ 2022 में स्टार्ट हुआ तो हमने इंडिविजुअल टारगेटिंग होती हुई देखी कश्मीर में। इंडिविजुअल टारगेटिंग का मतलब ये है कि टेररिस्ट जो है वो बेसिकली एक फुल टाइम टेररिस्ट नहीं था, वो कश्मीर का एक आम नागरिक था। उसने फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, एक टेररिस्ट रोल अक्वायर किया। उसने द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे तंजीम से रेडिकलाइज होकर किसी तरीके से पिस्तौल पकड़ी और जाकर किसी नॉन लोकल को, किसी आउटसाइडर को जाके वहाँ पर गोली मारी। ऑब्जेक्टिव इस पूरी स्ट्रेटेजी का ISI का ये था कि अगर हम कश्मीर के सिविलियंस का प्रयोग करें, इन सिविलियंस के थ्रू नॉन कश्मीरी सिविलियंस को मारें और नॉन कश्मीरी लोकल्स, टूरिस्ट्स, दुकानदार, इन लोगों को मारें, तो जो इंडिया एक स्टोरी बताना चाह रही है कि देखिए 370 हटाने के बाद कश्मीर में एक प्रगति हुई है, विकास हुआ है और कश्मीर
इंडिया का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा और अग्रेसिव तरीके से बना है, इस पे चोट आएगी। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इंडिया की इस स्टोरी को हम पंचर करें कि कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन आ गई है। लेकिन उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक प्रॉब्लम ज़रूर आई। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हाइब्रिड टेररिज्म स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसमें एक सिविलियन था जो जाके एक टेररिस्ट अटैक करके एक सिंगल इंडिविजुअल को मारता था और उसके बाद तुरंत वापस एक नॉर्मल लाइफ में चला जाता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि ये जो इंडिविजुअल आदमी, कश्मीर का नागरिक जिसने पिस्तौल उठा के एक व्यक्ति को मार के उसके बाद तुरंत अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीनी चालू कर दी, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा कठिन था। और कठिन इसलिए था क्योंकि उस समय ये कश्मीरी नागरिक जिनका प्रयोग किया जा रहा था, इनका रिकॉर्ड कश्मीर की पुलिस के पास नहीं था, तो हमारे पास वो लोकल लेवल इंटेलिजेंस नहीं थी। उस समय क्या हुआ कि 2022 के मिड में भारत सरकार ने एक निर्णय ये लिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स को बनाकर जम्मू एंड कश्मीर में भेजा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो की इन टीमों ने जाकर ग्राउंड इंटेलिजेंस को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ स्ट्रांग किया। हम लोगों ने बीट पेट्रोलिंग सिस्टम को इतना पावरफुल कर दिया कि एक एक बीट कांस्टेबल जो जम्मू कश्मीर पुलिस का था उसको बोला कि आप अपने बीट के लोगों के रिकॉर्ड को बनाना चालू कर दीजिए। और जैसे ही ये चालू हुआ तो 2023 के स्टार्टिंग जनवरी फरवरी तक इस पूरी बीट इंटेलिजेंस गैदरिंग से हम लोगों ने इस हाइब्रिड टेररिज्म मॉडल को तोड़ने की कोशिश कर दी। लेकिन 2023 तक का समय कुछ ऐसा था कि इस समय तक पाकिस्तान FATF की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्टिंग थी उससे वो धीरे धीरे बाहर आ चुका था। 2023 के स्टार्टिंग में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलने लगा, और ये भी नहीं, अमेरिका और चाइना ने मिलकर पाकिस्तान को फाइनेंशियल पैकेजेस और बेलआउट्स भी इलीगल तरीके से देने शुरू करे। बीच में फरवरी में इस साल तो पाकिस्तान ने इलीगली कुछ आर्म्स एंड एमुनिशन अमेरिका के कहने पे यूक्रेन को दिए, और यूक्रेन ने उन आर्म्स एंड एमुनिशन का प्रयोग रशिया के खिलाफ किया। और रशिया ने इस चीज़ को जब एक्सपोज किया, और रशिया की इंटेलिजेंस ने कि देखिए पाकिस्तान की ISI यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रही है, तो बाद में जाकर मालूम चला कि ये वेपन्स प्रोवाइड करने की पूरी डील अमेरिका की थी कि पाकिस्तान का प्रयोग किया जाए जाकि वो यूक्रेन के अंदर वेपन्स दे, और अगर वो करता है तो उसके थ्रू हम पाकिस्तान को कुछ फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दे देंगे। तो ये जो गंदा खेल जब चल रहा था, जब पाकिस्तान को थोड़े से पैसे आने लगे, इसके बाद 2023 के मार्च अप्रैल के महीने से पाकिस्तान ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई। इसका सबसे पहला मैनिफेस्टेशन सितंबर 2023 में हमने अनंतनाग के टेररिस्ट अटैक में देखा। अनंतनाग के टेररिस्ट अटैक में पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस फ्रंट को थोड़ा सा प्रयोग करते करते सबसे ज़्यादा अग्रेसिव प्रयोग लश्कर ए तैयबा का डायरेक्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, उसने अब एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है जो आज की डेट में राजौरी के अटैक में हमें भी दिख रही है, और वो टेररिस्ट स्ट्रैटेजी ये है पाकिस्तान की कि अब लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान खुले आड़ में एकदम डायरेक्ट लेवल पर कश्मीर में भेज रहा है। अब उसको ये बात समझ आ गई है कि FATF पे मेरे ग्रे लिस्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास अब अमेरिका की और चाइना की पनाह है, ये दोनों देश मुझे फाइनेंशियल बेल आउट पैकेजेस देंगे, तो जो मर्जी हो अब मैं लश्कर और साथ में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को खुले तौर से यूज़ करूँगा। राजौरी के अटैक में यही चीज़ हुई कि लश्कर का टेररिस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। पर अब आपको एक चीज़ समझनी है कि आज जब सितंबर में अनंतनाग में यह अटैक हुआ और नवंबर में राजौरी में यह अटैक हुआ, इस दौरान सितंबर टू अक्टूबर 2 महीने के अंदर अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो भारत की है, उसने अनंतनाग के टेररिस्ट अटैक के ऊपर बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन करी। इस इन्वेस्टिगेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रयोग किया गया। NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण पाई। सबसे पहली चीज़ उनको ये पता चली कि आज इस पूरे गेम प्लान में जो नया टेररिज्म चल रहा है, जो सेकुलर टेररिज्म, हाइब्रिड टेररिज्म के बाद अब डायरेक्ट टेररिज्म पे पाकिस्तान उतर आया है 3rd स्टेज पे, इसमें एक नैरकोटिक एलिमेंट है। ISI ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि उसने, मैंने कई वीडियोस में आपके साथ पहले भी ये चर्चा की है, उसने आज की डेट में भारत के पंजाब के अंदर कुछ स्पेसिफिक गैंगस्टर मॉड्यूल्स को सपोर्ट करके रखा है। इन गैंगस्टर मॉड्यूल्स के तहत पाकिस्तान पंजाब के रीजन में ड्रग्स को बिकवाता है। आज की डेट में पंजाब में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से 2 स्पेसिफिक ऐसे गैंग्स हैं, जिसमें से एक गैंग का लीडर है अमरबीर सिंह और दूसरा है बलजिंदर सिंह। अमरबीर सिंह और बलजिंदर सिंह ये 2 क्रिमिनल गैंगस्टर्स हैं जो पंजाब में ऑपरेट करते हैं और ISI ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे ड्रग्स को लाके पंजाब में बेचते हैं।
अब आईएसआई ने क्या किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि बलजिंदर सिंह और अमरबीर सिंह, ये जो दो क्रिमिनल गैंगस्टर पंजाब के हैं, इनको आईएसआई ने जोड़ा है एक कश्मीर के गैंगस्टर के साथ। इस कश्मीर के गैंगस्टर का नाम है मुजम्मिल अहमद मलिक। मुजम्मिल अहमद मलिक एक पुलवामा का रेजिडेंट है और एक छोटा मोटा गैंगस्टर है। अब मुजम्मिल अहमद मलिक क्या करता है कि ये बंदा पंजाब जाकर बलजिंदर सिंह और अमरबीर सिंह से मुलाकात करके ड्रग्स लेकर कश्मीर में आता है। ये कश्मीर में लाके ड्रग्स को कश्मीर के लोकल लोगों के बीच बेचता है। अब इसकी वजह से कश्मीर में ड्रग इकोनॉमी को स्प्रेड किया जा रहा है और नारकोटिक्स फैलाया जा रहा है। कश्मीर की आवाम यदि ड्रग्स का कंजम्पशन करेगी तो सोशल फैब्रिक सोसाइटी का टूटेगा, जो पंजाब में ये लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, ड्रग्स से जो पैसा जनरेट होता है उस पैसे को मुजम्मिल अहमद मलिक कश्मीर में इकट्ठा करके रखता है। अब आईएसआई ने, ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रही है, एनआईए बोल रही है कि अब ये हुआ है कि मुजम्मिल अहमद मलिक जब ड्रग्स बेच के पाकिस्तान के बिहाफ पे कश्मीर में पंजाब से लाकर ड्रग्स को बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेता है, इसके बाद आईएसआई अपने कश्मीर की पुलिस और कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बैठे हुए जो आईएसआई के पेरोल पे लोग काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो आईएसआई के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्रयोग करके आर्म्स एंड एमुनिशन प्रोक्योर कर रही है। खेल समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है। आईएसआई बलजिंदर सिंह, अमरबीर सिंह को पंजाब में ड्रग्स देती है। अमरबीर सिंह, बलजिंदर सिंह ड्रग्स मुजम्मिल अहमद मलिक को बेचते हैं। मुजम्मिल अहमद मलिक ड्रग्स लाकर कश्मीर में बेचता है। मुजम्मिल अहमद मलिक ड्रग्स को कश्मीर में बेच के पैसा इकट्ठा करता है। ये पैसा इकट्ठा करने के बाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आईएसआई के सपोर्टर हैं वो उस मुजम्मिल अहमद मलिक को सपोर्ट करते हैं इल्लीगल क्रिमिनल माफिया गैंग से वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी आदिल मुश्ताक नाम के एक व्यक्ति को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ के अरेस्ट करके सस्पेंड करके सर्विस से डिसमिस कराया है, क्योंकि ऐसा मालूम चला कि ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर का बैठा हुआ एक सांप जिसका नाम था डीएसपी आदिल मुश्ताक, ये बंदा आज की डेट में मुजम्मिल अहमद मलिक के बिहाफ पे उसकी ड्रग बेचने के बाद उस पैसे का प्रयोग करके क्रिमिनल गैंगस्टर्स के थ्रू भारत के दूसरी जगहों से कश्मीर में वेपन्स ला रहा था। अब आप गेम समझिए, पहले पाकिस्तान डायरेक्टली अपना टेररिस्ट भारत में भेजता था। धीरे धीरे जब हमने एलओसी की फेंसिंग करी तो वो टेररिस्ट भेजने में कठिनाई आई। इस रीजन से पाकिस्तान ने अब सारे टेररिस्ट को भेजने का काम शिफ्ट कर दिया पीर पांजल रेंज में। इसीलिए आज की डेट में सारे टेररिस्ट पाकिस्तान की ओर से पीर पांजल, जो रजौरी, पूंछ, अनंतनाग वाला इलाका है, वहां से घुस रहे हैं। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण, जंगल डेंस एरिया होने के कारण ये टेररिस्ट पाकिस्तान के बड़े आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं। अब जैसे ही ये घुसपैठ सक्सेसफुल होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि टेररिस्ट बिना बारूद असले के आता है। ध्यान दीजिए, पहले 1990 में टेररिज्म में बारूद असला लेके आना पड़ता था, तो उस समय पकड़े जाने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आई होती थी। अब आपको लेके कुछ नहीं आना है, आपको खाली हाथ सिर्फ बॉर्डर पार करना है। मुजम्मिल अहमद मलिक ने ड्रग बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। सांप जो है डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के आदिल मुश्ताक जैसे लोग, इन लोगों ने वेपन्स खरीद के रख दिए। अब आपको सिर्फ उस टेररिस्ट को लाके वेपन्स देने हैं। और आज की डेट में जो रजौरी में हुआ है दोस्तों, वो यही है कि रजौरी में लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट पीर पांजल रेंज से जंगल को एडवांटेज बनाता हुआ भारत के वीक इंफ्रास्ट्रक्चर को पीर पांजल के इलाके के एक्सप्लॉइट करते हुए घुसा है। और घुस के उसने एग्जिस्टिंग यहाँ पर प्रोवाइडेड कलेक्टेड वेपनरी का प्रयोग करके हमारे यहाँ पर टेररिज्म किया है। तो इस पूरे प्रोसेस को आज की डेट में टैकल करने के लिए भारत को सबसे पहले एक नया काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन बनाने की आवश्यकता है। और ये नया काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन जो है, इसमें पीर पांजल पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पीर पांजल के इलाकों में जो हमारे आज की डेट में अनंतनाग, रजौरी, ये जैसे इलाके हैं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन की आवश्यकता जरूरी है। और फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजी देना, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एक ग्राउंड इमेज की मैप जंगल इलाके में बन पाए ताकि हम इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाएं। और चौथा, भूलिएगा मत, आदिल मुश्ताक जैसे बाकी सांपों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में आइडेंटिफाई करना और ब्यूरोक्रेसी में आइडेंटिफाई करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो आज की डेट में बहुत गहरे स्वीप ऑपरेशंस कर रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से बहुत सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा और डिसमिस किया जाएगा। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी कश्मीर में जो चल रही है इस वीडियो के बाद अब समझ आ गई होगी। धन्यवाद।